नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एग्जिट पोल्स को लेकर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता ने रिकॉर्ड मतदान किया है और इस बार पूरा बिहार बदलाव के मूड में है। 1995 जैसे हालात बन चुके हैं, अब कहीं कोई इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं बची है। तेजस्वी ने एग्जिट पोल के नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा, ये सर्वे पूरी तरह गोदी मीडिया के इशारे पर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सर्वे करते थे, उन्हीं सर्वे में नीतीश कुमार सिर्फ 70% पर सिमट जाते थे, लेकिन आज जब चुनाव खत्म हुआ तो वही मीडिया एनडीए को भारी बहुमत दिखा रही है। ये सब स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एसआईआर को जो बिहार में घुसा दिया गया था, वही अब गोदी मीडिया का नैरेटिव बना रहा है। सैंपल साइज क्या है, इसका मानक क्या है, कोई नहीं बताता। दरअसल एग्जिट पोल्स सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का जरिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो कुर्बानी देना पड़े, इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद उन्हें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है वो बेहद सकारात्मक है। बीजेपी और एनडीए के कैंप में बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। लोग लाइन में खड़े होकर वोट दे रहे थे और उसी दौरान चैनलों ने एग्जिट पोल चलाना शुरू कर दिया। ये साफ तौर पर जनता के जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश है। तेजस्वी ने कहा कि इस बार बिहार की जनता ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है। तेजस्वी यादव ने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा, ये मोदी मीडिया वाले तो इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को भी मार दिए थे, बताइए इनकी क्या विश्वसनीयता बची है। वरिष्ठ बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 89 वर्षीय धर्मेंद्र पिछले कुछ हफ्तों से बीमार थे और बीच बीच में अस्पताल में भर्ती होते रहे हैं। अब वो घर पर ही इलाज और आराम करेंगे। परिवार के डॉक्टर और उनकी टीम ने बताया कि धर्मेंद्र जी की तबीयत अब स्थिर है और परिवार ने उन्हें घर पर ही निगरानी में रखने का निर्णय लिया है। उनके बेटे सनी देओल की पीआर टीम ने बयान जारी कर कहा कि धर्मेंद्र जी को अस्पताल में छुट्टी दे दी गई है, वो अब घर पर स्वस्थ हो रहे हैं। कृपया किसी तरह की अफवाह या अटकलें न लगाएं। परिवार ने मीडिया और फैंस से प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की। पत्रकार उमाशंकर सिंह ने कहा है, बुरी खबर, टीवी पत्रकारिता के उसूलों का निधन। अच्छी खबर, अभिनेता धर्मेंद्र इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे। आरजेडी नेता प्रियंका भारती का कहना है कि एग्जिट पोल का खेल दो चीजों के लिए हुआ है। पहला, अमित शाह के इशारे पर ऐसे आंकड़े इसलिए आ रहे हैं ताकि अधिकारियों पर धांधली के लिए दबाव बनाया जाए। दूसरा, सट्टेबाजों के लिए। 7 हो या 70 एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। लोकसभा में 415 से पार करा रहे थे, बंगाल में भाजपा की सरकार बना रहे थे। इतना ही नहीं, बिहार में 2015 में बीजेपी ऑफिस में पटाखे फूटने लगे थे, मगर मुंह की खानी पड़ी। तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना पत्थर की लकीर है, इसे अब मिटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा आरजेडी नेता कंचना यादव ने कहा कि अमित शाह मोदी जी कह दें 400 पार तो एग्जिट पोल आ जाते हैं 400 पार। हम अपने एग्जिट पोल के हिसाब से जीतने जा रहे हैं। पूर्व बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने एग्जिट पोल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सब गलत हैं। मेरे सर्वे के मुताबिक एनडीए कम से कम 200 सीटें जीत रही है और महागठबंधन का सफाया हो रहा है। अगर मेरी भविष्यवाणी 14 नवंबर को पूरी तरह गलत साबित हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि सारे एग्जिट पोल प्रायोजित हैं। लोकसभा चुनाव के समय से यूपी में समाजवादी पार्टी को 1 सीट दे रहे थे और सपा जीती 37 सीटें। बिहार के एग्जिट पोल्स अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर बेईमानी कराने की नीयत से निकाले गए। महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता डिमोरलाइज ना हो, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ईवीएम की निगरानी करें और काउंटिंग में अत्यधिक सावधान रहें, वोट चोरी न होने दें। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय से यह बताने को कहा है कि उसने अदालत के अगस्त महीने के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने में देरी क्यों की। इस आदेश में कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC के 2016 के उस निर्देश को रद्द कर दिया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक डिग्री की जानकारी ITI के जरिए सार्वजनिक करने को कहा गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए, उन्होंने नोटिस जारी करने का विरोध किया। उन्होंने कहा वो पहले से ही इस मामले में पेश हो रहे हैं और मुख्य अपील पर दलील देने को तैयार हैं। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय को
3 हफ्ते का समय दिया है ताकि वो अपील दाखिल करने में हुई देरी पर अपना जवाब दाखिल कर सकें। बता दें 2017 में दाखिल एक याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय ने CIC के आदेश को चुनौती दी थी। उस आदेश में कहा गया था कि 1978 में BA प्रोग्राम करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की जा सकती है। वही साल जब PM मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। 25 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने CIC के आदेश को रद्द कर दिया था। जज ने कहा कि छात्र और विश्वविद्यालय के बीच एक विश्वास और गोपनीयता का विशेष संबंध होता है और किसी व्यक्ति की शैक्षणिक जानकारी जैसे डिग्री या अंकों के विवरण को RTI कानून के तहत व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में रखा जाता है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार सुबह तक जांच की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंप दी गई है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि कार में सिर्फ एक व्यक्ति मौजूद था। बताया जा रहा है कि वो पुलवामा का रहने वाला एक डॉक्टर था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक धमाका जल्दबाजी में हुआ क्योंकि डॉक्टर पर पुलिस रेड का दबाव था। उसके 2 साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, जिससे वो घबरा गया और विस्फोट समय से पहले हो गया। NIA अब ये पता लगाने में जुटी है इस विस्फोट के पीछे कौन सा नेटवर्क था और इसका मकसद क्या था। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है, खासकर लाल किले, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के आसपास। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर लाल किला मेट्रो स्टेशन आज यानी बुधवार 12 नवंबर को भी बंद रखने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया कि सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेगा। बाकी सभी मेट्रो स्टेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं। दिल्ली की हवा में जहर अब और बढ़ गया है। राजधानी में एयर क्वालिटी सीवियर यानी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। लगातार दूसरे दिन जब प्रदूषण इस सीजन में पहली बार इतना बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 414 दर्ज किया गया, जो कि 400 के पार जाकर सीवियर श्रेणी में आता है। ये आंकड़े सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB ने जारी किए। सबसे ज्यादा प्रदूषण वजीरपुर में रिकॉर्ड किया गया, जहां AQI 459 पहुंचा, यानी हवा बेहद खतरनाक स्तर पर है। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोविंदा के कानूनी सलाहकार और दोस्त ललित बिंदल ने बताया कि 61 वर्षीय अभिनेता घर पर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बिंदल ने कहा कि गोविंदा जी ने शाम को मुझे फोन किया था, मैं उन्हें तुरंत क्रिटिकल हॉस्पिटल लेकर आया। फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में है और कई टेस्ट किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका अब भारत पर लगने वाले टैरिफ को घटाएगा। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच एक फेयर ट्रेड डील लगभग तैयार है। ट्रंप ने बताया कि फिलहाल भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये ज्यादातर रूसी तेल खरीदने पर लगी 25% पेनल्टी ड्यूटी की वजह से था। ट्रंप ने कहा कि अभी भारत पर टैरिफ बहुत ज्यादा है क्योंकि वो रूसी तेल खरीद रहा था, लेकिन अब उन्होंने वो बंद कर दिया है, इसलिए हम टैरिफ को काफी घटा रहे हैं। हाँ, हम इसे जल्द कम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में H-1B वीजा प्रोग्राम का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को दुनिया भर से टैलेंट लाना पड़ता है क्योंकि देश में कुछ खास तरह की प्रतिभाएं नहीं हैं। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप से पूछा गया था कि क्या H-1B वीजा अब उनकी प्राथमिकता नहीं रहेगा और क्या विदेशी कामगारों की वजह से अमेरिकी मजदूरों की तनख्वाहें प्रभावित हो रही हैं। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं सहमत हूं, लेकिन हमें दुनिया से टैलेंट लाना पड़ता है। हमारे देश में कुछ खास प्रतिभाएं नहीं हैं जिन्हें लोगों को सीखना होगा। एंकर ने कहा कि हमारे पास तो काफी टैलेंट है। इस पर ट्रंप ने दो टूक कहा, नहीं, आपके पास नहीं है। कुछ प्रतिभाएं हमारे देश में नहीं है, हर किसी को सिखाना पड़ता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आप बेरोजगारों को लेकर नहीं कह सकते कि उन्हें मिसाइल फैक्ट्री में लगा दो। इसके लिए खास ट्रेनिंग और टैलेंट चाहिए। इस्लामाबाद में एक अदालत में हुए आत्मघाती हमले और वाना में कैडेट कॉलेज में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उनसे पूछा गया कि क्या अफगानिस्तान ने वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद पर हुए हमलों की निंदा की है। इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि निंदा करना या खेद व्यक्त करना सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि वाना में बच्चों को मारने की साजिश थी और ये वैसी ही तबाही होने वाली थी जैसी कई सालों पहले पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में हुई थी। सोमवार और मंगलवार को हुए हमलों के बारे में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने भारत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन हमलों को अफगानिस्तान से भविष्य में होने वाले हमले की शुरुआत माना जा सकता है और ये वास्तव में भारत की ओर से होगा।
जो अफगानिस्तान के जरिए हमारे देश में किया जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.